दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम कृष्णन गुप्ता है और आज मैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ आप अपने जूनियर्स को, आप अपने फ्रेंड्स को ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक पर ध्यान देते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पावर शेयरिंग चैप्टर में आप लोगों को टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला टॉपिक का नाम है स्टोरी ऑफ बेल्जियम। फिर उसी तरीके से हम लोग श्रीलंका की स्टोरी को समझेंगे। फिर मेजोटेरेनिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेल्जियम को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला काम आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पावर शेयरिंग कहते किसको हैं इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। का अब हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है इसको समझने के लिए छोटा सा टर्म आप समझिए। जैसे हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्री है, इसी के साथ साथ बहुत सारा सेक्टर है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग से पूरा ही डिपार्टमेंट है। और ये सारा डिपार्टमेंट क्या एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री में चला सकती है, पूरी कंट्री में संभाल सकती है। जैसे अगर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को देखा जाए तो क्या पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति हर एक जगह पर एग्रीकल्चर से जुड़े सारे फैसले ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसीलिए हमारे देश में पावर को शेयर किया गया है। बेसिकली पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि ये एक तरह का एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। किस तरीके का अरेंजमेंट है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट, जिसमें पावर शेयर किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिसमें पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। किसके बीच में? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। 4 डिपार्टमेंट है हमारे कंट्री में। थर्ड नंबर पे आता है सोशल ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया गया है। और नंबर 4 है बाबू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप के बीच में और मूवमेंट के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर को जो है शेयर किया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, डिफरेंट लेवल्स के बीच में और डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, एंड लास्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट एंड सोशल ग्रुप। अच्छा, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देखें तो देखिए क्या कहता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ, किस चीज़ का सिस्टम है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, जिसमें क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, पावर इज शेयर्ड। इसमें पावर क्या किया गया है? शेयर किया गया है। किसके किसके बीच में? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। स्टोरी ऑफ बेल्जियम को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बगल में हेडिंग मारिएगा मनपसंद बेल्जियम। अब बेल्जियम मनपसंद क्यों है ये आपको पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊँगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। और बस इस लाइन से, मनपसंद बेल्जियम, इस लाइन से बेल्जियम की सारी कहानियाँ आपको याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। इसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल कंपोजिशन, दूसरा इथनिक कंपोजिशन। ज्योग्राफिकल कंपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे कि बेल्जियम कहाँ पे स्थित है, उसके आसपास कौन सा बॉर्डर है और उसकी पॉपुलेशन कैसी है, यानी कि बेल्जियम की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे।
इथनिक कंपोजिशन में हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम में किस तरीके के लोग रहते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारे हम लोग किस में पढ़ेंगे, इथनिक कंपोजिशन में। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल कंपोजिशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल कंपोजिशन। ध्यान देना है, बेल्जियम जो है एक यूरोप में छोटा सा कंट्री है। कहाँ, बेल्जियम कहाँ की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, और उसकी पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ है। ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम कहाँ की कंट्री है, कहाँ की कंट्री है, हर यूरोप की, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो उसका जो एरिया है, यानी बेल्जियम को पूरी कंट्री हरियाणा के अंदर समा जाएगी। यानी जितना बड़ा हरियाणा है उससे आधा हवा बेल्जियम है, और जितना पॉपुलेशन हरियाणा का है उससे आधा पॉपुलेशन बेल्जियम का है। अब ध्यान दीजिएगा कि इम्पोर्टेंट बात, बेल्जियम किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। बेल्जियम 4 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नंबर 1 नीदरलैंड के साथ, उसके बाद फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, और लग्जमबर्ग के साथ। तो बेल्जियम के बारे में हमने क्या पढ़ा ज्योग्राफिकल कंपोजिशन में, कि यूरोप का एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा से छोटा है, और 4 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें नीदरलैंड आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा एंड लग्जमबर्ग आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, इथनिक कंपोजिशन को। आइए इथनिक कंपोजिशन को पढ़ते हैं। देखिए, इथनिक कंपोजिशन में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बेल्जियम में 3 तरह के लोग रहते थे। बेल्जियम में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, उन लैंग्वेज को देखा जाए तो सबसे पहले डच बोला जाता था, फिर फ्रेंच बोला जाता था, और जर्मन। बेल्जियम में 3 लैंग्वेज बोली जाती थी, पहला डच, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जर्मन। डच बोलने वाले जो लोगों की संख्या थी, ध्यान दीजिएगा, डच बोलने वाले लोगों की जो संख्या थी 59%। कितने परसेंट, 59%। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 40%, और जर्मन बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1% था। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है फ्लेमिश रीजन और वैलोनिया रीजन। जो डच बोलने वाले लोग थे, बेल्जियम में जो डच बोलने वाले लोग थे वो रहते थे फ्लेमिश रीजन में। कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो रहते थे वैलोनिया रीजन में, और जो जर्मन बोलने वाले लोग थे वो कंट्री में स्कैटर्ड रूप से थे। ध्यान दीजिए, एक मैंने लिखा है राज की बात। अच्छा, राज की बात क्या है, मैं नोट्स पुराने तरीकों को छोड़ दीजिए, आइए राज की बात को जानते हैं। राज नंबर 1, और आपके नोट्स में यही होना चाहिए। बेल्जियम का जो कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। क्या है, ब्रुसेल किसका ब्रुसेल किसका कैपिटल है, बेल्जियम का। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे कंट्री में, ध्यान से समझिएगा, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज क्या बोला जाता है, डच। क्या बोला जाता है, डच, और उसके बाद फ्रेंच। लेकिन राज की बात यहाँ ध्यान दीजिए, बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल में इसका अपोजिट है। इसमें सबसे ज़्यादा बोला जाता है फ्रेंच, और उसके बाद बोला जाता है डच। फ्रेंच जो बोला जाता है ब्रुसेल में वो 80%, और डच बोला जाता है 20%। तो क्या ये राज की बात नहीं है? इसीलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ब्रुसेल में फ्रेंच 80% बोला जाता है और डच 20%। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे कंट्री में डच ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन कैपिटल ऑफ बेल्जियम में डच कम बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट्स पढ़ाते हैं। देखिए, बेल्जियम में आप लोग जानते हो कि डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, यानी जो लोग फ्रेंच बोलते थे, वो रिच और पावरफुल थे, यानी वो अमीर थे और वो पावरफुल थे। इसीलिए जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था और एजुकेशन के क्षेत्र में, सभी में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। फ्रेंच बोलने वाले लोग तो कम थे, लेकिन वो रिच थे और पावरफुल थे। इसी का फ़ायदा वो लोग उठाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में बेनिफिट ले लेते थे। इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग लोग, जिनका जनसंख्या 59% था, उनके बीच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगा। और ये प्रॉब्लम ब्रुसेल में ज़्यादा होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रुसेल में फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले लोग थे और डच
कम बोलने वाले थे। इसलिए जैसे ही फ्रेंच बोलने वाले का जनसंख्या ब्रुसेल में बढ़ा तो रीच और पावरफुल होने का उन्होंने बेनिफिट ब्रुसेल में ज़्यादा उठाया, इसीलिए ब्रुसेल में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है और इसके बाद इस बेल्जियम में क्या होता है कि दोनों कम्युनिटी पीसफुल तरीके से रहती है, इसको हम लोग पढ़ाएंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम जब टॉपिक आएगा उसमें। अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टोरी ऑफ श्रीलंका को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बगल में आप लोग हेडिंग दीजिएगा खट्टा मीठा श्रीलंका। सेम बेल्जियम की तरह कि बेल्जियम मनपसंद क्यों है, उसी तरह श्रीलंका खट्टा मीठा क्यों है, ये आपको पता चलेगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और आपको श्रीलंका की स्टोरी पूरी तरीके से याद हो जाएगी। सेम इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल कंपोजिशन, उसके बाद पढ़ेंगे इथनिक कंपोजिशन। तो श्रीलंका तो आप लोग जानते हो कि हमारे बगल का ही है, हमारा पड़ोसी है। श्रीलंका एक आइलैंड है। आइलैंड किसे बोलते हैं आपको पता ही होगा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड बोलते हैं। श्रीलंका तमिलनाडु के पास है और तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट से थोड़ा सा दूर है श्रीलंका। हमारे जो कंट्री का एक स्टेट है तमिलनाडु, उसके साउथर्न कोस्ट से थोड़ी दूर अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। और ये भी कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, इसकी भी पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर है। हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो इसका भी पॉपुलेशन क्या है, 2 करोड़। यानी श्रीलंका को हटा के हरियाणा को फिक्स किया जाए तो श्रीलंका और हरियाणा सेम हो जाएगा। बेल्जियम तो इससे भी छोटा था, हरियाणा से भी छोटा था, हरियाणा से 1 करोड़ कम पॉपुलेशन थी उसकी। और श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी अलग अलग तरह के लोग यहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे इथनिक कंपोजिशन में। तो इथनिक कंपोजिशन में ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। श्रीलंका में कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, 2 लैंग्वेज। पहला सिन्हाला स्पीकर्स थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, दूसरा तमिल स्पीकर जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सिन्हाला स्पीकर की जो पॉपुलेशन थी वो 74% थी। यानी श्रीलंका में जो 74% लोग थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे और 18% लोग तमिल स्पीकर्स थे। तमिल में भी 2 कैटेगरी में डिवाइड थे, पहला श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो लोग जो श्रीलंका के ही थे, यानी श्रीलंका में ही उनका जन्म हुआ था, उसे हम लोग बोलेंगे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। और दूसरा इंडियन तमिल, वो लोग जो तमिल बोलते थे और इंडिया से गए थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो उस टाइम एज अ प्लांटेशन वर्कर्स जो इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट हुए थे और वो वहीं बस गए, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडियन तमिल। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि श्रीलंका में 2 स्पीकर है, एक सिन्हाला स्पीकर और एक तमिल स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर का जनसंख्या 74% है और तमिल स्पीकर का जनसंख्या 18% है। और तमिल स्पीकर भी 2 भागों में डिवाइडेड है, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिलीजन वाइज बात करते हैं तो जो लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे। क्या थे, बुद्धिस्ट थे। और जो लोग तमिल स्पीकर्स थे वो लोग मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे। क्या थे, हिंदू और मुस्लिम। इसके साथ साथ 7% क्रिश्चियन भी वहाँ थे। कितने परसेंट, 7% क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन कौन से लोग थे, कौन सा भाषा बोलते थे, तो जो 7% क्रिश्चियन थे उनमें से कुछ लोग सिन्हाला भी बोलते थे और कुछ लोग तमिल भी बोलते थे। तो इसके साथ ही स्टोरी ऑफ श्रीलंका समाप्त हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा, ज्योग्राफिकल कंपोजिशन और इथनिक कंपोजिशन। ज्योग्राफिकल कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि श्रीलंका हमारे तमिलनाडु से कुछ दूर पर है, हरियाणा का जितना जनसंख्या है 2 करोड़ सेम उतना ही है। और हमने इथनिक कंपोजिशन में पढ़ा कि 2 तरह के स्पीकर हैं, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर, जिसमें 74% लोग बोलते हैं सिन्हाला और 18% तमिल। तो आप लोग इसे नोट डाउन आराम से कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसे नोट डाउन करें। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक, मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये श्रीलंका में किस तरीके से एक कम्युनिटी का डोमिनेंस रहा, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा मेजोटेरियनिज्म।
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा और मैनेज कर लीजिएगा। इस वर्ड को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी किसे कहते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बात है कि किसी देश में अगर कोई लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हों, मान लीजिए सिंहाला ज़्यादा बोलने वाले लोग थे तो वो कहलाएंगे मेजॉरिटी, और कोई दूसरा लैंग्वेज कम बोलने वाले लोग हैं तो उन्हें कहेंगे माइनॉरिटी। उसी तरीके से अगर हम रिलीजन की बात करें तो कोई ख़ास रिलीजन अगर एक कंट्री में ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, और जो रिलीजन उस कंट्री में कम फॉलो किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो आई होप आप लोगों को मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी समझ आया हो। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेजोटेरियनिज्म का मतलब क्या है। मेजोटेरियनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, यानी जिस कम्युनिटी का जनसंख्या पॉपुलेशन जिस कंट्री में ज़्यादा होगा, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अपना डोमिनेंस शो करने की कोशिश करेगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब एक ऐसा बिलीफ है मेजोटेरियनिज्म जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि हम अपने तरीके से कंट्री में रूल करें। माइनॉरिटी कम्युनिटी के विशेष, माइनॉरिटी कम्युनिटी के नीड्स से उसको कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो ज़रूरत है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने कम्युनिटी का, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस पूरे कंट्री में वो शो करना चाहते हैं और सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मेजोटेरियनिज्म। डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। मेजोटेरियनिज्म मीन्स इट इज़ अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री। यानी क्या करती है मेजॉरिटी कम्युनिटी, कंट्री में रूल करती है। ध्यान दीजिएगा, इन विच एवर वे, किस तरीक़ों से, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी की इच्छाओं को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ज़रूरतों को डिसरिगार्ड करके, यानी उन्हें नज़रअंदाज करके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजोटेरियनिज्म। इसे आप लोग नोट कीजिए इस डेफिनेशन को, फिर हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि श्रीलंका में हुआ क्या था एक्चुअली। पूरी कहानी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। आइए श्रीलंका की हम लोग अब खट्टी मीठी कहानियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने स्टोरी ऑफ श्रीलंका में आपको बताया था कि सिंहाला का पॉपुलेशन श्रीलंका में ज़्यादा था और तमिल्स की पॉपुलेशन श्रीलंका में कम था। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका लिखने के लिए आए तो इस कहानी को याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, खट्टा मीठा श्रीलंका, इस पॉइंट को माइंड में लाइएगा। तब आपको कि पता चलेगा कि इस श्रीलंका कंट्री में हुआ क्या था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के इंडिपेंडेंस से। सबसे पहला पॉइंट है कि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1948 में। अब होता क्या है कि श्रीलंका के इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का वहाँ सेटअप होता है। इसका मतलब है कि वैसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुना गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंहाला के बेनिफिट के लिए काम करती है, तमिल के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंहाला कम्युनिटी को ही श्रीलंका में फेवर करती है। उसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या करती है, ये जो गवर्नमेंट है ये इस तरीके की पॉलिसी लाती है जिससे सिंहाला का सुप्रीमेसी श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तमिल को ये डिसरिगार्ड करती है और सिंहाला के सुप्रीमेसी के लिए श्रीलंका में ये जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, काम करती है। पहला पॉइंट ये। सेकेंड नंबर पर सिंहाला को क्या किया जाता है, अब ऐसा क्या किया यहाँ की गवर्नमेंट ने जिससे सिंहाला का सुप्रीमेसी धीरे धीरे श्रीलंका में राइज हो रहा था। तो नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अच्छा, अब सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम क्या था कि वैसे लोग जो तमिल बोलते थे और
ऑफिसेस में काम करते थे जिन्हें सिन्हाला नहीं आता था, अब वो किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि चूंकि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया तो अब सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला में ही जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो हो सकता था। तो फिर तमिल का क्या होता? तो फिर यहाँ उनको प्रॉब्लम आने लगा। सेकेंड नंबर पे उन्होंने क्या किया यहाँ की गवर्नमेंट ने, कि जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो उसमें सिन्हाला एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में, ये यूनिवर्सिटी के पोजीशन में और गवर्नमेंट के जॉब में सिन्हाला एप्लीकेंट को फेवर मिलने लगा। यानी एक तरीके से आप समझिए कि अगर कहीं भी गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ सबसे पहले सिन्हाला लोगों को देखा जाएगा, उसके बाद तमिल को देखा जाएगा। इससे वैसे लोग जो तमिल में उस गवर्नमेंट पोजीशन के लिए नंबर 1 थे, जो ज़्यादा वेल क्वालिफाइड थे, उनको प्रॉब्लम होने लगा। उनके जगह पे कौन आने लगे? सिन्हाला लोग आने लगे। और ये किसकी वजह से होने लगा? ये होने लगा वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि सिन्हाला सबसे ज़्यादा जो है वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करता है। अब इसी का ख्याल रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने बुद्धिज़्म को बढ़ाने लगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है यहाँ की गवर्नमेंट? क्योंकि सिन्हाला का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो ऐसा चाह रहा है यहाँ का गवर्नमेंट कि यहाँ सिन्हाला का सुप्रीमेसी सेटअप हो, सिन्हाला का वर्चस्व हो। तमिल को डिसरिगार्ड किया गया एज अ विलेन, तमिल के लिए एज अ विलेन ये गवर्नमेंट एक्ट कर रही थी। अब जब भी कोई विलेन कहीं परफॉर्म करता है तो उसके बाद क्या होता है? कहीं से हीरो आता है और हीरो खुद का पावर दिखाता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें सिन्हाला के बेनिफिट में हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं तमिल के दिल को ठेस पहुँची होगी। अब तमिल कहीं ना कहीं से आएगा। अब आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि तमिल एज अ हीरो किस तरीके से श्रीलंका में काम किया। तब तक आप इस नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स को आप तब तक नोट करके रखिए। अब एंट्री होता है यहाँ हीरो का, और यहाँ हीरो कौन है? तमिल है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ की गवर्नमेंट ने सिन्हाला को फेवर किया और तमिल के साथ अच्छा नहीं किया, तो तमिल के अंदर एलियनेशन का फीलिंग आने लगा, यानी अलगाववाद का फीलिंग आने लगा। इससे क्या होता है? तमिल भी चाहती है कि हमें कंट्री में कुछ पोजीशन मिले, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक चीज़ जैसे सिन्हाला के लिए हो रहा है सेम उसी तरीके से हमारे लिए भी हो। उसके लिए तमिल ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, श्रीलंकन तमिल ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को लॉन्च किया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने के बाद उसने कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अभी तक सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज था, लेकिन इन्होंने डिमांड किया कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और प्लस एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। जिस तरीके से सिन्हाला को आप फेवर देते हैं, सिर्फ उसी तरीके से तमिल को भी फेवर किया जाए और एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ उसने कहा कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड किया जाए। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या होता है? 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और एक बहुत बड़ा डिमांड श्रीलंकन तमिल रख देते हैं, और वो डिमांड रहता है कि उन्हें एक अलग से स्टेट चाहिए होता है जिसका नाम तमिल ईलम रखा गया। उन्होंने क्या डिमांड किया कि उन्हें एक अलग से स्टेट चाहिए जिसका नाम तमिल ईलम। लेकिन होता क्या है कि श्रीलंका की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ एक तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है? सिविल वॉर। सिविल वॉर किसे कहते हैं? जब किसी देश में वहाँ की दो कम्युनिटी के बीच में कोई वॉर अगर स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं सिविल वॉर। जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ जाती है किसी एक कंट्री के अंदर, उसे हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो ठीक यहाँ की जो गवर्नमेंट ने अच्छा पॉलिसी नहीं लाया, जिसके वजह से सिन्हाला को भी प्रॉब्लम था और तमिल को भी प्रॉब्लम था, और दोनों आपस में झगड़ बैठे। क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। और आपको पता है, वॉर होगा तो वॉर में क्या होता है? गले तो मिलेंगे नहीं, वॉर में तो लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ के मारे जाएंगे। सारे की जीवन जो जी रहे थे आराम से सुखदायी जीवन, वो छिन जाएगा। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर आपने देखा,
कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा रशियन आर्मी को भी और यूक्रेन आर्मी को भी, इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ा। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका में क्या होता है, सिविल वॉर के स्टार्ट होने के बाद थाउजेंड ऑफ पीपल मर जाते हैं और बहुत सारी फैमिली का जीवन लिवलीहुड वहाँ से छूट जाता है और उन्हें कंट्री छोड़ना पड़ता है। इसमें क्या समझ में आता है, इसमें ये समझ में आता है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी कंट्री में सिविल वॉर छिड़ा दिया गया। एक अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी लाई होती, वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर को अच्छे से शेयर करता, क्योंकि पावर अच्छे से शेयर नहीं किया गया इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आई। और इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी कहानी श्रीलंका की थी। अच्छा, खट्टी मीठी इसलिए क्योंकि यहाँ की कहानियाँ खट्टी और मीठी दोनों थी। जहाँ वर्ड खटास जुड़ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ कड़वाहट आता ही है। और पूरी ये श्रीलंका कंट्री में सिविल वॉर हो गया और तमिल और सिंहाला दोनों आपस में लड़ बैठे, इस वजह से इस कंट्री में खटास आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए मेजोटेनिज्म में हुआ क्या, आप रिपीट करता हूँ मैं, 10 सेकेंड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पॉलिसीज़ लाया जिससे सिंहाला को फेवर मिला, जिसमें सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जॉब एंड एजुकेशन में उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया। साथ ही साथ वहाँ की जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसको बढ़ावा दिया गया, जिससे तमिल को प्रॉब्लम होने लगा। तमिल ने अपना स्टेट इलम का डिमांड किया, तमिल इलम का डिमांड किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी जॉब और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से चला नहीं पाए और वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई। आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम की कहानी श्रीलंका से बिल्कुल अपोजिट है। श्रीलंका में दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की अच्छे से पावर शेयर नहीं कर पाती है। लेकिन बेल्जियम में यहाँ की जो गवर्नमेंट है पावर को बहुत अच्छे से शेयर करती है। इस वजह से यहाँ की जो अलग अलग कम्युनिटी है बहुत अच्छे से पीसफुली और हैप्पीली इस कंट्री में रह सकती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान देते हैं एकोमोडेशन वर्ड पर। आप इस वर्ड को यहाँ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ अलग अलग कम्युनिटी बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुली और मिलजुल कर एक कंट्री के अंदर रह सके, इसे हम यहाँ पर एकोमोडेशन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब बेल्जियम में होता क्या है। अब चूंकि मैंने बताया था कि बेल्जियम मनपसंद है। अब मनपसंद क्यों है, क्योंकि यहाँ की कहानी अच्छी है इसलिए बेल्जियम मनपसंद है। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीलंका में अच्छा हुआ था या बेल्जियम में अच्छा हुआ था। तो इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने बताया था मनपसंद और खट्टा मीठा। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि 1970 से 1993 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, करीब 23 साल, 70 से 93 यानी 23 साल के बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 4 बार अमेंड किया जाता है, यानी 4 बार उसको संशोधित किया जाता है। उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, कुछ बदलाव लाए जाते हैं। कितनी बार? 4 बार। कितने साल के अंदर में? 23 साल के अंदर में। 1970 से लेके 1993 के बीच में 4 बार चेंज किया गया बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रह सके, वैसा पावर को शेयर किया जाए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसीलिए 4 बार यहाँ की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड कर रहे थे वो लोग, तो इसमें क्या क्या चेंजेस ला रहे थे, आइए अब हम लोग उसे जानते हैं। तब तक आप इसे लाइन को नोट कीजिए। बेसिकली देखिए, बेल्जियम में 4 चेंजेस किए गए हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जब बदला गया तो 4 चेंजेस किए गए, जिसे हम लोग द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। और ये मैंने VVI लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में 110% आने की गारंटी होती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छा, अब ध्यान देखते हैं कि बेल्जियम की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किया जिसके वजह से बेल्जियम में सारे लोग मिलजुल कर रह सके। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐड किया गया, और वो क्या ऐड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग पीपल हैं और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, इनका जो पॉपुलेशन होगा वो इक्वल होगा। यानी जितना पॉपुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पीपल को होगा, सेम और सेम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का भी होगा। आपको पता है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग तो ज़्यादा थे, लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग रिच और पावरफुल थे, इसलिए वो अपना डोमिनेंस शो करना चाह रहे थे। तो इसको बदलने के लिए, ऐसा ना हो कि फ्रेंच स्पीकिंग पूरे कंट्री में अपना सुप्रीमेसी साबित कर जाए, उसके लिए सबसे पहला काम वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग, इन दोनों का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा। ये पहला बदलाव था, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड चेंजेस ये किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर कुछ फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होके ले सके। क्योंकि देखिए, पूरे कंट्री में तो डच का जनसंख्या ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें तो इसका जो पॉपुलेशन है कहीं कहीं चेंज होता था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। नंबर थर्ड में कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविज़न बनाया गया। किस गवर्नमेंट का? कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब इसका काम क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट करती क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के रिगार्डिंग काम करती थी। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कम्युनिटी है जो एजुकेशन में बहुत पिछड़ा है, उसे एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का जब प्रोविज़न बेल्जियम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो इससे क्या होगा कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उस लोगों को जो एजुकेशन में पिछड़ा है उसको आगे लाएगा। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को डील करे। मान लीजिए किसी कम्युनिटी गवर्नमेंट का कोई अलग लैंग्वेज है और वो गवर्नमेंट में एक पोजीशन रखती है, लेकिन उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आता है तो उसे प्रॉब्लम हो रहा है। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये डिमांड रखेगा कि जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं इनको इस लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे भी लैंग्वेज को वहाँ पे बोलने की आज़ादी दीजिए। इससे क्या होगा? इससे जो देश के अलग अलग लोग हैं वो सारे लोग आपस में अच्छे तरीके से रह पाएंगे, किसी में भेदभाव की भावना नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको याद करने की बात है राज की बात। राज की बात मैंने क्या बताया था कि ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 80% है और डच स्पीकिंग पीपल 20% है। तो यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आपको पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्लान इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कि ब्रुसेल का अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया। ब्रुसेल का अपना सेपरेट गवर्नमेंट बना गया जो इंडिपेंडेंट था, और इसमें फ्रेंच स्पीकिंग को भी और डच स्पीकिंग को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिससे बेल्जियम में एक शांति का और सारे लोग मिलजुल कर रह सके, इस तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से एकोमोडेशन इन बेल्जियम भी आपका समाप्त होता है। हमने इसमें क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम में हमने सीखा कि यहाँ हर एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया गया। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है कि वहाँ किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेंस को शो किया गया। इससे समझ में आता है कि हमें पावर को किस तरीके से शेयर करना चाहिए। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हम पावर को अच्छी तरीके से शेयर करेंगे तब जाके कंट्री में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जब तक आप इसे नोट कीजिए। टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। देखिए, पावर शेयरिंग डिजायरेबल का मतलब है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। एक कंट्री में, एक देश के अंदर पावर को अच्छी तरीके से शेयर करना क्यों ज़रूरी है, हम इस टॉपिक में सीखेंगे।
देख ली बेसिकली इसके 2 मेन रीजन हैं। एक रीजन है प्रूडेंटियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंटियल रीजन को समझने के लिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रूडेंटियल रीजन मीन्स समझदारी वाला रीजन, और मोरल रीजन को समझने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोरल रीजन मीन्स नैतिक रीजन। ध्यान दीजिएगा, प्रूडेंटियल रीजन में कौन कौन से वो रीजन्स आते हैं हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका मतलब हुआ कि अगर एक कंट्री के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो अगर पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से की जाएगी तो वो अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यानी झगड़ा नहीं होगा, किसी बात को लेके मतभेद नहीं होगा, बहस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर झगड़ा होता है, तो उससे एक कंट्री के अंदर वायलेंस फैलेगा, हिंसा फैलेगा और पॉलिटिकल ऑर्डर में इनस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व होना पड़े, जो मेजोरिटी में पार्टी है उससे सत्ता छीन जाए। तो अगर इस तरीके की घटना बार बार होगी कि पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता छीन रहा है, देश में बार बार वायलेंस हो रहा है, तो क्या वो देश अच्छे तरीके से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए पावर को शेयर किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि हम एक देश में पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सके। नंबर थर्ड है पावर शेयरिंग विल बी क्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, यानी अगर पावर शेयरिंग अच्छे से किया जाएगा तो एक बढ़िया आउटकम निकल के आएगा कंट्री में। एक एजुकेशन में अच्छा करेगा कंट्री, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रिलीजन का ही मामला क्यों ना हो, उसमें भी सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको प्रूडेंटियल रीजन में याद रखना है। नंबर 1 कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, जिसकी वजह से वायलेंस हो सकता है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर शेयरिंग को अच्छा से एग्जीक्यूट करना। तो ये आपका प्रूडेंटियल रीजन में आएगा, और ये आपका एग्ज़ाम में अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने नोट करवाया है वो लिखना है। अब चलिए हम लोग नंबर 2 पे आते हैं, वो है मोरल रीजन। अब मोरल रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोरल रीजन का मतलब होता है नैतिक रीजन। अब नैतिक रीजन कहते किसको हैं? देखिए, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी का, कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के पास ये चॉइस होना चाहिए कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट को चूज करेगी, उन्हें किस तरीके की गवर्नमेंट उनके कंट्री में चाहिए, ये लोगों के पास चॉइस होना है। तो अच्छा, वो गवर्नमेंट का काम क्या है? वो गवर्नमेंट का काम है कि पावर को अच्छे तरीके से शेयर करें। तो क्या कोई भी देश के लोग वैसे गवर्नमेंट को चाहेंगे जो पावर का मिसयूज करे, पावर को सिर्फ एक कम्युनिटी के बीच में शिफ्ट कर दे और पावर को अच्छे तरीके से शेयर करने का उसके पास कोई भी प्लान ना हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी उसके बिना कुछ भी नहीं है। नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्नड। अभी मैंने बताया कि पीपल के पास ये चॉइस है कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट से अपने देश को चलाना चाहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये जब पावर अच्छे तरीके से किसी भी कंट्री में एग्जीक्यूट होगा। नंबर 3 आप लिख सकते हैं, इट एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 2 रीजन, एक प्रूडेंटियल रीजन और एक मोरल रीजन। प्रूडेंटियल रीजन में पता चला कि डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है, वायलेंस को रोकना है, इनस्टेबिलिटी को रोकना है, ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इनस्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ को रोकना है और एक बेटर आउटकम लेके आना है कंट्री में, तब हमें क्या चाहिए? अच्छे से पावर शेयरिंग चाहिए। और ये सारे पॉइंट किस में आएंगे? प्रूडेंटियल रीजन में। नंबर 2 पढ़ा हमने नैतिक रीजन, मोरल रीजन, जिसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का
मतलब क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि किसके किसके बीच पावर शेयर होगा। अभी हमने पावर शेयरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ा कि पावर शेयरिंग कहते हैं किसको हैं, पावर शेयरिंग नहीं अच्छे से होने की वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, फिर बेल्जियम में क्या हुआ, फिर हमने ये जाना कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। लेकिन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि पावर आखिर किसके किसके बीच में शेयर होता है, जिसमें मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि बेसिकली पावर शेयर होता है 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। नंबर 1 होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर सेकंड नंबर पर आती है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप में, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट के बीच में। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आप लोग ध्यान दीजिएगा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, बच्चा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कुछ अलग अलग पावर्स दिए गए हैं, सबके इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। तो सबसे पहले जब भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात आएगी तो उसमें होगा लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इन तीनों के बीच में पावर शेयर किया जाता है तो इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जब इस लाइन को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पता चलेगा कि लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे है, यानी एक सेम प्लेटफॉर्म पे है। कोई भी हाई पावर, कोई भी लो पावर और कोई बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर सके। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही इस पावर शेयरिंग को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई कानून बनता है तो लेगिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना तथा जुडिशरी को अपॉइंट करना। लेकिन जब जुडिशरी अपॉइंट हो जाती है तो ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर जुडिशरी या लेगिस्लेचर कोई भी गलती करता है तो जुडिशरी उसे पनिश कर सकती है, यानी जुडिशरी पहले चेक करती है कि कहीं लेगिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने कोई गड़बड़ किया है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे वो पनिश करती है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों के तीनों पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कोई भी काम करेंगे तो वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 2 पे आएगा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने नंबर 1 पढ़ा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 2 पे अपना आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो, इसे हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चेंज करके अभी हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो जब भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हो हमेशा याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। अच्छा, जब पावर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होता था तब हम उसे हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन कहते थे, लेकिन जब पावर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होगा तो हम उसे कहेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। अच्छा, इसको ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। जब वर्टिकल लाइन खींचेंगे यहाँ पे हम रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पे हम लोग रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ पे हम लोग रखते हैं रीजनल गवर्नमेंट को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको लग रहा है कि पावर हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ रहा है धीरे धीरे। ऐसा समझने के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे थोड़ा कम पावर होती है और रीजनल गवर्नमेंट के पास उससे कम पावर होती है। तो इसीलिए हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। किसे? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर होती है तब। इसलिए लिखा गया है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन हायर लेवल एंड लोअर गवर्नमेंट। अब जब भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात होगी, जब भी पावर शेयर होगा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की भी बात
के बीच में, सॉरी, तो हम लोग इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 पर। इसमें पावर शेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पावर शेयर होगा सोशल ग्रुप के बीच में। किसके बीच में? सोशल ग्रुप के बीच में। अब सोशल ग्रुप में कौन कौन आएंगे? सोशल ग्रुप में रिलीजियस ग्रुप भी आ सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी आ सकते हैं। अच्छा, अब रिलीजियस ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या मतलब है? जैसे कोई एक रिलीजन है जिसका कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस रिलीजन की बातों को रखने के लिए एक अलग से एक रिलीजियस ग्रुप बनाया जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे कि रिलीजियस ग्रुप कहेंगे, और वो उस रिलीजन के लिए काम करेगी। और उसी तरीके से लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे किसी एक लैंग्वेज के लिए अगर कोई सरकार काम नहीं करती है तो उस लैंग्वेज के लिए लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाया जाएगा जो वैसे लोगों के लिए काम करेगी जो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। ध्यान से समझना है इसको कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। हम किसी भी देश में डाइवर्सिटी होती है, एक तरह के लोग नहीं होते, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके, इसीलिए सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर किया जाता है। उसके साथ साथ किसी देश में किसी पॉपुलेशन का मेजॉरिटी में होता है, कोई पॉपुलेशन माइनॉरिटी में होता है, तो जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है वो भी पॉलिटिक्स में आ सके, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके, उसको भी हर जगह बेनिफिट मिल सके, इसीलिए सोशल ग्रुप बनाया गया है। जैसे नंबर 2 पॉइंट बोलता है, इट इज़ मेथड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर, यानी किसी भी पावर शेयरिंग में उसको एक फेयर शेयर मिले, कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए सोशल ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। और ये सारी चीज़ें कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। इसमें क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में जब इलेक्शन होती है तो वहाँ एक पार्टिकुलर कास्ट के ही लोग खड़े होते हैं। जैसे अगर वो कास्ट के लोग को बहुत ज़्यादा कंट्री में डेवलपमेंट नहीं मिला है, तो अगर उस कास्ट के ही लोग खड़े होंगे इलेक्शन में तो वो अपनी कास्ट के लिए काम कर सकेंगे। सभी लोगों के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने कास्ट के लिए भी काम कर सकेंगे। इसीलिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट इंडिया में अपनाया गया है। साथ ही साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एक बेहतर एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप में। तो इसमें आपको याद रखना है कि डाइवर्सिटी ऑफ पीपल जो होता है कंट्री में, उन सभी को पावर शेयरिंग में लाया जाए, इसीलिए सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर किया जाता है। माइनॉरिटी जो लोग होते हैं उनको एक फेयर शेयर मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसीलिए पावर शेयरिंग होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4थे नंबर पर डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर शेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप के बीच में और मूवमेंट ग्रुप के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर होने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब इलेक्शन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल पार्टी ही मेजॉरिटी में आए। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि 2-4 पार्टियां आपस में गठबंधन करती है और उसके बाद सरकार बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये 2-4 पार्टियों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर होता है और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए काम होता है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी भी कंट्री में सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लोग, मानने वाले लोग रूल नहीं करेंगे, जिससे हर एक समाज के हर एक तबके को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कृषि से जुड़ा हो, इंडस्ट्री से जुड़ा हो, हर एक समाज के हर एक लोग को फ़ायदा मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉलिजन गवर्नमेंट अभी मैंने बताया, जो गठबंधन का सरकार है उसे ही हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की बात आती है, तो इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स आ जाएंगे, बिजनेसमैन्स आ जाएंगे, इसमें फार्मर्स भी आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले रिसेंटली का,
तो कृषि कानून बना था इंडिया में, जिससे फिर बाद में वापस लिया गया। तो क्या होता है, जब कृषि कानून बना तो हमारे देश के किसानों को वो इम्पैक्ट करेगा। अब जब हमारे देश के किसानों को इम्पैक्ट करेगा तो वो हमारे पूरे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। अब इंडिया को जब इम्पैक्ट करेगा तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी कैसी है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली तो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहे, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो पावर शेयरिंग का हिस्सा बन रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रुप। और मूवमेंट की बात किया जाए, मूवमेंट ग्रुप जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आती है जिसके बाद लोग रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो सब कहलाएंगे मूवमेंट ग्रुप। तो उनका भी ख्याल रख के पावर शेयर किया जाता है।